गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक अपन ने जो आपका प्रश्न पत्र सेकंड है उसमें प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास इन सब का अध्ययन कर चुके हैं और अब इसी कड़ी में आगे हम मैकियावेली का अध्ययन आज शुरू करेंगे कि मैकियावेली है उसके प्रमुख राजनीतिक विचार क्या क्या है। मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को वस्तुतः मध्य युग की परंपराओं को छोड़कर आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक चिंतक होने का गौरव प्राप्त है। यानी मैकियावेली का अध्ययन है वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैकियावेली को युग के शिशु के रूप में भी जाना जाता है कि वो वर्तमान युग का जो शिशु है वो था, और उसके साथ साथ ही उसको इस रूप में भी जाना जाता है कि मैकियावेली का जो राजनीतिक चिंतन है उसने पूर्ण रूप से जो मध्ययुगीन जो अवस्था थी यानी जो मध्ययुगीन की जो परंपराएं थी उनको छोड़ करके, यानी हम मैकियावेली को उस विचारक के रूप में जान सकते हैं जिसने परंपरा और आधुनिकता इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में काम किया, या यूँ कह सकते हो कि जिसने पूरी तरह से परंपराओं को छोड़ के एक नए युग की शुरुआत की थी। तो उनको एक आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक चिंतन होने का गौरव प्राप्त है। और मैकियावेली ने जो मध्य युग की एक लीड थी उससे हट करके धर्मवाद और नैतिकतावाद या धर्म और नैतिकता से हट करके या उनको अनुसरण करने के बजाय शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण किया। व्यवहारवाद जो तथ्य और कारणों का जो अध्ययन करता है उसी को अपन व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने व्यवहारवाद की तरफ शुरुआत किया। मैकियावेली की रचना जो प्रिंस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना, उसके बारे में अलग अलग टिप्पणियाँ हैं। प्रिंस पहली महान रचना है जिसने मध्ययुगीन चिंतन का परित्याग किया था, डनिंग की ये टिप्पणी है। दूसरा, मैकियावेली अपने समय का एक उत्कृष्टतम निचोड़ है, जोन्स ने ये टिप्पणी की थी। अब अपन आते हैं मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विज्ञान। चूँकि आपके सिलेबस में मैकियावेली के सिर्फ राजनीतिक विचार दिए हुए हैं, तो राजनीतिक विचारों में हम मानव स्वभाव संबंधी जो विचार है उनका अध्ययन करेंगे कि मैकियावेली है वो इनके, क्योंकि राजनीतिक विचारों में अपन सारी चीज़ों का ये अध्ययन करना पड़ेगा, एक चीज़ का नहीं है। जिसमें मैकियावेली के भिन्न भिन्न तरीके के जितने भी जिस तरीके की विचार भी मैकियावेली दिए हैं समस्त को अपन को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इनके मानव स्वभाव संबंधी विचार है, राज्य संबंधी विचार है, शासक के कर्तव्य है, सरकार के रूप है, या फिर संप्रभुता हो, विधि हो, धर्म या नैतिकता संबंधी विचार हो, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। तो अभी इसी कड़ी में सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मानव स्वभाव संबंधी विचार है वो क्या है। चूँकि मैकियावेली खुद, अगर अपन मैकियावेली की बेसिक की बात करें, युग का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली पर तात्कालीन परिदृश्य का बहुत बड़ा प्रभाव था। और मैकियावेली का जो जन्म है वो इटली में हुआ था, फ्लोरेंस नगर में, और 1469 में इसका जन्म हुआ। और यह एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ था। इसके पिता वकील थे और लेकिन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जो तात्कालीन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, उसमें विश्वास करने में मैकियावेली गौरव अनुभव करता था। हालांकि इसको कोई बहुत बड़ी शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन अनुभव इतना ज़्यादा था कि जिसके कारण ये बहुत ही फेमस हुए। 1490 में इन्हें एक सामान्य सा एक प्रशासकीय पद भी मिला था, और उसके बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, प्रतिभा और कार्यक्षमता के कारण विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य करता रहा। और यह डिप्लोमेटिक कार्यों के लिए लगभग 24 बार फ्रांस, रोम और बर्लिन के राजदरबारों में जाना पड़ा, जहां उसे पर्याप्त यश और धन दोनों अर्जित किए। मैकियावेली ने जो 1498 से 1512 तक फ्लोरेंस की जो काउंसिल ऑफ टर्न है उसके सचिव पद पर भी कार्य किया। उसके बाद में उन्होंने, इसके भाग्य ने पलटा खा लिया और रेवेना की लड़ाई में स्पेन से फ्रांस की हार हो गई, और इसकी भयंकर प्रतिक्रिया फ्लोरेंस में भी स्पेन के समर्थकों ने, जो फ्लोरेंस में सत्तारूढ़ हुए, मैकियावेली और इन सब लोगों को देश से निकाल दिया। और अन्य जो इसका बचा हुआ जो जीवन था वो गरीबी में और जंगलों में अध्ययन करते हुए व्यतीत हुआ था। और इन्होंने अपने ग्रामीण विकास आवास जो था उसमें अनेक विद्वानों का साहित्य पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक मनोविश्लेषण भी किया, और इसी समय इसने अपने ग्रंथ की रचना की। उसके विरोधियों को राजद्रोह के अभियोग में कारागार का दंड भी दिया गया। और नए लॉरेंस शासनकाल में उसने ये आशा की थी जब नया शासन आया तो कि उसे वापस उसे अपना खोया हुआ स्थान मिलेगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर उसके बाद मैकियावेली की स्थिति थी वो बड़ी ख़राब थी। और मैकियावेली का जो मेन जो उद्देश्य था वो था इटली का एकीकरण,
वो इसको लेकर के, और ये इटली के एकीकरण मैकियावेली का एक सपना था, और वो उसी सपने को ध्यान में रखते हुए, उसी सपने को लेकर के मैकियावेली है वो अपने साथ ही लेकर के चला गया। यूँ कह सकते हैं कि मैकियावेली का वो सपना है वो मैकियावेली के ज़िंदा रहते हुए कभी पूरा नहीं हो पाया था, जो उसके लिए हमेशा एक अफसोस की बात रही थी। इसी अब चूँकि हम मानव संबंधी विचार पढ़ते हैं, तो ये बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको हल्का ध्यान में रहे कि मैकियावेली किन परिस्थितियों में, यानी वो राजाओं के दरबार में था, खुद गणतंत्र का निवासी था, बाद में जहाँ वहाँ हार हुई उसका गणतंत्र में, लोगों के स्वभाव के बारे में बात आई, और इसने राजाओं का इनका, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये रहा था ना, क्योंकि इसने लगभग 24 बार अनेक अनेक जगहों पर एक राजदूत के रूप में काम किया। तो ये जो राजदूत के रूप में मैकियावेली ने काम किया था, इसी काम ने बाद में इसको पर्याप्त यश ख्याति वो सब दिलाया, और उसी के हिसाब से मैकियावेली है वो कंटिन्यू आगे मतलब वो चलता रहा। तो अब उसको ध्यान में रख करके अपन इसके मानव संबंधी विचार पढ़ते हैं, क्योंकि मैकियावेली के जो मानव स्वभाव संबंधी विचार पर तात्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव था, जैसे तात्कालीन इटालियन समाज की दुर्दशा, सेरोबोलाना की हत्या, सीजर बोर्जिया जैसे अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वालों की सफलता, और उच्च पदस्थ धर्माचार्यों का चारित्रिक पतन। तो ये जो सारी चीज़ें थी, चाहे वो इटालियन समाज की दुर्दशा हो, चाहे सेरोबोलाना की हत्या हो, सीजर बोलोनिया जैसे अनैतिक साधनों के प्रयोग लेने वालों की सफलता हो, या फिर जो पोप वगैरह थे यानी उच्च जो धर्माचार्य थे उनका जो चारित्रिक पतन था, ये सारी घटनाएं थी, उसका मैकियावेली के दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव किया, और फिर उसने मनुष्य के बारे में टिप्पणी की। उक्त कारणों की मैकियावेली की उक्त कारणों से धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है, वह अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही अधोगति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी दुष्टता होती है, उसी कारण वो हमेशा नीचे जाता है। मानव की जो प्रकृति से ही मानव घोर दुष्ट और स्वार्थी होता है, वह दुर्लभ दुष्टता और मूर्खता का सम्मिश्रण होता है। मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य की स्वार्थ भावना और अहंकार उसके सारे क्रियाकलापों के मूल में हैं, जहाँ तक कि वो बात करता है। और उसने अपनी किताब प्रिंस जो थी उसके 17वें अध्याय में ये बात भी लिखी है कि सामान्यतः मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न यानी किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले, चलायमान, मिथ्यावादी, झूठे, डरपोक और स्वार्थ लिप्सु होते हैं। वे तभी तक आपके साथ बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है, और तभी तक वे आपके लिए रक्त, जीवन और संपत्ति आदि का बलिदान करने को तैयार रहते हैं। ये तभी तक होता है जब तक उनकी आवश्यकता न हो, आवश्यकता होते ही विद्रोह कर देते हैं। यानी ये जो हम आपके लिए प्राण दे देंगे, हम आपके लिए खून बहा देंगे, हम आपके लिए तन मन धन से सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, ऐसी जो बातें हैं वो तब तक ही होती है जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है बाद में ये सारी की सारी बातें हैं वो विद्रोह में बदल जाती है। अब ये मानव स्वभाव संबंधी यानी कुल मिलाकर के ये मानता है कि जो स्वार्थ और अहंकार है वो मनुष्य की जड़ में है, और मनुष्य है वो बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का इंसान है। अब इसके विचारों का निष्कर्ष देखते हैं, मानव संबंधी विचार उनके बारे में उनका क्या मानना है, मतलब जनरली निष्कर्ष क्या होता है। क्योंकि मैकियावेली क्या मानते हैं कि राज्य और समाज की उत्पत्ति एक आकस्मिक घटना है जो मनुष्य में सुरक्षा की आवश्यकता से उत्पन्न हुई। वह सहयोग सिर्फ परिवार और संपत्ति की सुरक्षा के लिए करता है। पहली चीज़ मैकियावेली मान के चलता है कि राज्य और समाज की उत्पत्ति है वो एक आकस्मिक घटना है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है, और जो मनुष्यों में सुरक्षा की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुई है, और वह सिर्फ क्योंकि अपने परिवार की और संपत्ति की चिंता थी इसलिए उसने सहयोग किया, अदरवाइज सहयोग उसके मूल में नहीं है। दूसरा, शासक को मानना चाहिए कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ स्वयं अहंकार और स्वार्थ है, इसलिए अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करे ताकि सुरक्षा देने में सक्षम हो। यानी शासक को ये मान करके, राजा जो है उसको ये मान के चलना चाहिए कि मनुष्य की जो प्रेरक शक्तियाँ हैं वो उसका अहंकार और स्वार्थ है, इसलिए ज़्यादा शक्तिशाली बनने का प्रयास करे ताकि वो सुरक्षा दे सके और कोई लोग विद्रोह नहीं कर दे। मानव को दो ही चीज़ें नियंत्रित करती है, वो है भय और प्रेम। दो ही चीज़ों से आदमी को या तो डर से समझाओ या प्यार से समझाओ। भय है वो प्रेम से श्रेष्ठ साधन है, यानी भय वो तरीका है जो प्रेम से भी ज़्यादा प्रभावी होता है। और मैकियावेली का मानना है कि मानव कुप्रवृत्तियाँ सिर्फ शक्ति या दमन से नियंत्रित की जा सकती है, यानी इंसान जो है उसकी जो कुप्रवृत्ति है उसको शक्ति या दमन से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये मानव संबंधी विचारों का इनका निष्कर्ष। अब अपन बात करते हैं राज्य संबंधी विचार, यानी क्या मानते हैं मैकियावेली कि राज्य, जैसे पहला है
कि राज्य प्राकृतिक न होकर के मानवकृत संस्था है। इस बात पर अपन बात कर चुके हैं, क्योंकि मैकियावेली का ये मानना है कि राज्य है वो कोई व्यवस्थित, या जिस तरह से प्लेटो और अरस्तु मानते हैं कि भी राज्य है वो एक स्वाभाविक संस्था है और उसके बगैर मानव है वो जिंदा नहीं रह सकता। मैकियावेली उस बात को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये लोगों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन है, जिसका कोई लंबा चौड़ा अस्तित्व नहीं है। वो इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को पता चले कि वो अपनी संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा करने में समर्थ है कि नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके ये राज्य बनाया गया है। और इसके अलावा क्योंकि सिर्फ राज्य का उद्देश्य असुविधाओं को दूर करना है, और इसी कारण राज्य की जो विशेषता है वो क्या है, वो है उसका निरंतर विस्तार होना, यानी राज्य हमेशा विस्तार की तरफ ही ध्यान देता है। और अन्य, क्योंकि ये भी मानते हैं प्राकृतिक न होकर के मानवकृत संस्था है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, राज्य उच्चतर संस्था है, यानी अरस्तु की भांति मैकियावेली भी यही कहता है कि राज्य है वो अन्य सभी संस्थाओं से उच्चतर स्थान प्रदान करता है। वो समस्त संस्था है वो राज्य के प्रति उत्तरदायी है और राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मनुष्यों का सर्वोच्च कल्याण है वो राज्य के अतिरिक्त और कोई संस्था नहीं कर सकती। मनुष्य जब भी अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीन कर देता है और तभी वह राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। राज्य के अस्तित्व से उसका सर्वतोमुखी विकास होता है और व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि राज्य के हितों के सामने अपने हितों की चिंता न करे। और राज्यों में जितने भी व्यक्ति समुदाय होते हैं उन सब का यही कार्य है। तो इसलिए ये कहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है उससे ऊपर कुछ नहीं है। मानव का कल्याण भी इसी में हो सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। अरस्तु को यहाँ तो मानते हैं, श्रेष्ठ संस्था मानते हैं, लेकिन वहाँ आकर के वो अलग हो जाता है कि ये एक प्राकृतिक संस्था नहीं है। फिर राज्य के समस्त कार्य नैतिक, यहाँ आकर के आप देखना कि मैकियावेली ये मानते हैं कि राज्य के द्वारा किए गए सारे कार्य नैतिक है, क्योंकि वो ताकतवर है, वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसके द्वारा किए गए कार्य नैतिक है। अनैतिक कार्य होते नहीं है, क्योंकि उसके कार्यों में लोगों की सहमति होती है, और अगर जहाँ भी सहमति नहीं होती है तो वहाँ अपनी ताकत से राज्य भी, क्योंकि राज्य को चलाने वाले लोग भी इंसान ही हैं, इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना कि मतलब राज्य है वो क्योंकि राज्य का क्या है, मतलब राज्य की महत्ता का आधार क्या है, किस तरह से राज्य बना है। क्योंकि राज्य दो ही तो चीज़ें, व्यक्ति का जो स्वार्थ है उनके पर ही तो टिका हुआ है, छल कपट या इनसे, तो इसलिए इनके बगैर व्यक्ति की भौतिक शक्ति और इनके बगैर राज्य की वृद्धि नहीं हो सकती। तो राज्य को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें सही है, इसलिए राज्य कोई भी किसी प्रकार के नैतिक आचरण में नहीं बंधा हुआ है, उसके किया गया हर एक कार्य नैतिक है जो उसके उद्देश्य प्राप्ति में सहायता करते हो। फिर ये कहते हैं राज्य है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। अब स्वस्थ राज्य कौन से होते हैं? वह स्वस्थ राज्य वह होते हैं जो निरंतर युद्धशील होता है, निरंतर संघर्षवर्ती प्रवृत्ति रख के संघर्ष में लगा रहता है और एकीकृत और गतिशील होता है, यानी प्रगति की तरफ होता है, और एक संगठन होता है जिसके राज्य के जो निवासी है वो आपस में लड़ते नहीं हैं, तेजस्वी होते हैं। जो अस्वस्थ राज्य होता है वो स्थिर होता है, यानी टिका रहता है एक जगह, ज़्यादा कोई प्रगति नहीं करता। व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते रहते हैं, इसलिए उन व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता और राज्य में एकता और संगठन की न तो उनको कोई चिंता होती है, न और एकता और संगठन नाम की कोई चीज़ होती है। तो इस तरह से राज्य है वो दो प्रकार के होते हैं। अब इसी में आगे राज्य के संबंधी विचारों में ही ई में शासक के कर्तव्य, यानी जो मैकियावेली है वो राजा को कर्तव्य अपने बताता है कि कौन कौन से कर्तव्य है जिनका पालन राजा को करना ही चाहिए, अदरवाइज लोग है वो विद्रोह कर देंगे। अब प्रिंस के 26वें अध्याय में राजा को कैसा आचरण करना चाहिए इसके बारे में मैकियावेली है वो बताते हैं कि राजा निरंतर शक्ति के विस्तार में लगा रहे। पहली चीज़ कि हमेशा शक्ति विस्तार में, उसमें कोई मतलब उसका एकमात्र उद्देश्य शक्ति का विस्तार और अधिक से अधिक ताकतवर बनना होना चाहिए। दूसरा, शेर और लोमड़ी दोनों गुण, यानी राजा को ये आवश्यक है या ये ज़रूरी भी है कि उसमें दोनों तरीके के गुण हो, कहाँ पर उसको शेर बनना है और कहाँ पर उसको लोमड़ी बन करके अपना काम निकालना है, दोनों तरीके के गुण। राजा जोगी और बहरूपिया होना चाहिए, यानी राजा को इस तरह के काम करने चाहिए जिससे वो पूरी तरीके से एकदम बहरूपिये के जैसा हो, जोगी हो और बहरूपिया हो, यानी रूप बदलने में सक्षम हो, कहाँ पर लोगों को समझा बुझा के काम निकलवाना है, कहाँ प्रेम से काम निकलवाना है और कहाँ भय से काम निकलवाना है, ये आना चाहिए। सेना विश्वास पात्र और स्वयं की हो, यानी भाड़े के सैनिकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, राजा की खुद की सेना हो, पूरी की पूरी विश्वास पात्र हो।
दयालु हो पर क्षमाशीलता का कोई फ़ायदा न उठाए। राजा है वो दयालु होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि जिसकी क्षमाशीलता का हर कोई फ़ायदा उठा ले और उससे वो उसकी क्षमाशीलता से गलत उपयोग करे। प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों को हाथ न लगाए। देखो, दो चीज़ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों के लिए वो निषेध करते हैं। उसका कारण है क्योंकि मैकियावेली मानते हैं कि राज्य है वो अचानक निकली हुई चीज़ है, अचानक पैदा हुआ है। तो जब अचानक पैदा हुआ है तो उसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया, क्योंकि अचानक पैदा होने के कारण क्या होता है, संपत्ति और परिवार की सुरक्षा। अगर परिवार और संपत्ति पर बात आएगी तो फिर नागरिक और राज्य के खिलाफ भी विद्रोह कर देंगे। किन्हीं कारणों से वैधता बनाए रखे। वैधता मतलब जन समर्थन, लोगों का सहमति हो, चाहे उनको कैसे ही करके बनाए रखे, उनको मूर्ख बना के बनाए, चाहे उनको अच्छे काम करके बनाए, किसी भी तरीके से किन्हीं कारणों से बनाए। लूट में प्राप्त धन प्रजा में वितरण करे। अन्य राज्यों से अगर कोई युद्ध जीतते हैं और लूट में कोई धन प्राप्त होता है तो वो जनता में वितरण करे, ताकि लोगों को लगे कि राज्य हमारे प्रति चिंतित है। सामाजिक रूढ़ी और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करें। ये राजा को विशेष ध्यान रखना होगा कि उसको समाज की जो रूढ़ियाँ और परंपराएं हैं उनमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना है। और वाणिज्यिक और व्यवसाय की उन्नति के लिए प्रयास किए, किंतु स्वयं इससे दूर रहे। यानी कुल मिलाकर के नागरिकों को काम दे, नागरिकों को समृद्धि दे, ताकि उनमें असंतोष की भावना पैदा न हो। यानी वाणिज्य और व्यवसाय की उन्नति के लिए काम तो करे, लेकिन खुद को इनसे दूर रहना चाहिए। सिर्फ राज्य के विस्तार पर ध्यान दे और शक्ति संतुलन बनाए रखे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। यानी आसपास में कोई भी राजा इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास इतना कोई भी ताकतवर राजा पैदा न हो जाए जो उसको जीत ले। तो इसलिए इन समस्त मामलों में उसको बैलेंस ऑफ पावर बना करके रखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से राजा के काम है। अब तीसरा है सरकार के रूप। आदर्श राज्य हेतु जो मैकियावेली है उन्होंने सरकारों का वर्गीकरण किया है। तो सरकारों का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक सामान्य रूप और उसका विकृत रूप क्या है। जैसे राजतंत्र है, सामान्य रूप हो गया राजतंत्र, इसका विकृत रूप है आततायी तंत्र। यानी जब राजा है वो निरंकुश होकर के प्रजा पर, उसी की अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर देता है तो राजतंत्र वो आततायी तंत्र में बदल जाता है। कुलीन तंत्र ये आ गया वर्ग तंत्र में। यानी कुलीन तंत्र का मतलब कुछ लोगों का शासन। तो ये अगर अपने शासन को ही सब कुछ मान के बैठ जाए, जनता की परवाह नहीं करे और अपने तक ही सीमित हो जाए, तो ये वर्ग तंत्र में बदल जाएगा, उस वर्ग के स्पेशल में। उसका विकृत रूप है। और गणतंत्र है, उसका विकृत रूप है भीड़ तंत्र। जिस लोकतंत्र की अपन बात करते हैं उसका वो बिगड़ने के बाद में वो भीड़ तंत्र के रूप में हो जाएगा। इसलिए मैकियावेली ये मानते हैं कि मिश्रित सरकारें वही सबसे अच्छी होती है। इन्होंने प्रिंस में राजतंत्र का और डिस्कोर्सेज ऑफ लेवी एक इनकी अन्य किताब है जिसमें इन्होंने गणतंत्र की प्रशंसा की है। डिस्कोर्सेज ऑफ लेवी पूरा नाम इसका ये है। और दूसरी इनकी जो फेमस किताब है वो है प्रिंस। इनमें अलग अलग किताबों में अलग अलग का जिक्र किया है। अब है राजतंत्र। राजतंत्र दो तरीके का होता है। एक होता है पैतृक जो वंशागत आधार पर होता है। दूसरा कृत्रिम, यानी दूसरा राज्य परास्त करके उस पर लादता है। यानी राजा अपना कोई राजा किसी को हरा करके जो अन्य कोई किसी को राजा बना ले, तो वो हो गया राजतंत्र। निष्कर्षतः मैकियावेली उन्हीं राज्यों में राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है जो आपसी फूट के शिकार हो, निवासी चरित्रहीन और भ्रष्ट हो, एकता खंडनीय हो, राष्ट्रनायक अनैतिक और भ्रष्ट हो। क्योंकि अब मैकियावेली राजतंत्र का समर्थक था। समर्थक होने का कारण मैकियावेली की खुद की स्थिति थी, क्योंकि मैकियावेली इटली का एकीकरण चाहता था और वहाँ पर गणतंत्र में वो एकीकरण संभव नहीं हो पाया। तो मैकियावेली को लगा कि राजतंत्र वो सर्वश्रेष्ठ साधन है। लेकिन वो बताता है कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ कहाँ है, जहाँ लोग आपसी फूट के शिकार हो, निवासी चरित्रहीन और भ्रष्ट हो, एकता टूटी फूटी हो, खंडनीय हो, राष्ट्रनायक खुद ही अनैतिक और भ्रष्ट हो। तो ऐसी जगहों पर राजतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है। और मैकियावेली का उद्देश्य इटली को एकीकृत करके उसका पुराना गौरव वापस लाना था। इसी कारण उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। गणतंत्र, डिस्कोर्सेज में गणतंत्र की प्रशंसा की है। डिस्कोर्सेज जो है इनकी किताब है उसमें उन्होंने गणतंत्र की बात की है। मैकियावेली के अनुसार गणतंत्र हेतु समानता व जनता की सार्वजनिक भावना से संगठित और धर्म परायण हो। यानी मैकियावेली गणतंत्र, एक अच्छे गणतंत्र के लिए समानता हो, आर्थिक रूप से समानता, यानी अमीरी गरीबी का ज़्यादा भेद न हो, जनता सार्वजनिक भावना से संगठित और धर्मपरायण हो, यानी आपस में राष्ट्र के प्रति उनकी सही भावनाएं हो। दूसरा, राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, जबकि गणतंत्र में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। मैकियावेली उक्त परिस्थितियों में गणतंत्र को राजतंत्र से श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं? अगर परिस्थितियाँ कैसी हो, अगर समानता हो, जहाँ पर आर्थिक रूप से एकदम समानता नहीं लेकिन अमीरी गरीबी का अंतर बहुत कम हो, और जनता है वो संगठित और धर्मपरायण हो, तो ऐसे में, क्योंकि राजतंत्र है वो एक व्यक्ति का शासन है, जबकि गणतंत्र में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं,
एक राजा की अपेक्षा समग्र जनता अधिक समझदार होती है। मैकियावेली ये मानते हैं कि राजा की बजाय वो जनता अधिक समझदार होती है। गणतंत्र में स्थायी सरकार और उन्नति तीव्र होती है। गणतंत्र में सरकार स्थायी है क्योंकि राजतंत्र में तो बहुत तेज़ी से बदलती है। विदेशी संधियाँ क्यों स्थायी, क्योंकि तोड़ना एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। विदेशी संधियाँ भी आपस में स्थायी रहती है क्योंकि संधि तोड़ देना एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों के, क्योंकि समस्त का शासन है तो उस तरीके से समस्त लोगों के द्वारा ही वो निर्णय लेने पड़ते हैं। राजतंत्र में राजनीतिक और कानूनी संस्थाएं बनाए भले ही जाती हो पर सफल जनतंत्र में अधिक होती है। महत्वपूर्ण बात है, राजतंत्र में क्या है कि राजनीतिक और कानूनी संस्थाएं बना तो देते हैं लेकिन जो सक्सेस रेशियो वो डेमोक्रेसी में या इसमें रिपब्लिक जो होते हैं उनमें ज़्यादा सफल होते हैं। कमियां क्या है गणतंत्र की? संकट काल में कमज़ोर है, नौकरशाही हावी होती है और दलबंदी समस्या दलबंदी की बहुत बड़ी समस्या होती है कि दलबंदी हो जाती है, संकट काल में ये कमज़ोर साबित होती है और नौकरशाही है वो हावी रहती है। तो इस प्रकार सरकार के रूपों का मैकियावेली ने जिक्र किया है। तो अपन ने मैकियावेली के बारे में बेसिकली मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार है उसमें मानव स्वभाव संबंधी विचार, उनका विश्लेषण और राज्य संबंधी विचार या राज्य को क्या मानते हैं मैकियावेली, वो सारी चीज़ें जिसमें राज्य प्राकृतिक संस्था न होकर के मानवकृत संस्था है, राज्य उच्चतर संस्था है, समस्त कार्य नैतिक है, 2 प्रकार के राज्य होते हैं, स्वस्थ और अस्वस्थ, शासक के क्या क्या कर्तव्य है इन और सरकार के क्या क्या रूप है। 3 रूप बताएं, राजतंत्र, आततायी तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्गतंत्र और गणतंत्र, भीड़ तंत्र। तो इनको बताया है और फिर क्यों राजतंत्र का मैकियावेली क्यों राजतंत्र का समर्थन करता है और डिस्कोर्सेस में आकर के मैकियावेली किस तरह से अपना जो है गणतंत्र की प्रशंसा करता है। तो इन समस्त कारणों का अपन ने अध्ययन किया। नेक्स्ट में हम मैकियावेली के अगले विचारों को पढ़ेंगे। इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो मिलते रहें। कोरोना महामारी का वक्त है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।